आते थे। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग द मैसेजेस, इवन देन जो भी स्टोरीज थी, इंफॉर्मेशंस थी, इस सभी को स्टोर करने के लिए, उस सभी मैसेजेस को भेजने के लिए, सारी चीज़ों के लिए टैबलेट्स को ही यूज़ किया जाता था। सिस्टम ऑफ राइटिंग, सिस्टम ऑफ राइटिंग में क्या था? द साउंड ऑफ द cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel but a syllables। मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम क्या चीज़ यूटिलाइज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स। इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बनते हैं वर्ड्स, और इन वर्ड्स के थ्रू बनाए जाते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस क्रिएट द पैराग्राफ्स। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेटिकली किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, लाइक ऐसा इंग्लिश। पर यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, ये जो सिंगल कंसोनेंट यूटिलाइज नहीं किए जाते थे, वॉवल्स और किसी तरीके के कंसोनेंट या वॉवल ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक सिलेबल्स थी। वो सिलेबल्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें जो यूटिलाइज किए जाते थे जो वर्ड्स थे, वो सारी चीज़ों का जो था एक बने बनाए प्री डिफाइंड वर्ड्स थे, उन वर्ड्स को उसी में इसी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाता था। तो लेकिन जो अक्षर थे वो सिलेबल्स होते थे, जैसे पुट। अब हम इंग्लिश में फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं, हम पुट की बात करते हैं, पुट, इन, टू, द, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। इसको हम हर जगह जब सेंटेंस बनाते हैं तो यूटिलाइज किया जाता है। तो वैसे ही उसी तरीके से मेसोपोटामिया में जो एक्चुअली जो स्क्रिप्ट था, उसमें तकरीबन हजारों या सैकड़ों तरह के ऐसे जो एक सिंबल्स थे जो सीखने पड़ते थे, और उसे गिल्ली पिट्टी पर ही सूखने से पहले लिख के तैयार करना पड़ता था। तो ये एक सिलेबल्स तरीके से प्री डिफाइंड डिज़ाइन किए गए एक ऐसे सिंबल्स की स्क्रिप्ट थी। तो इस तरीके से अब एक चीज़ और मानने वाली है, तो जो सिस्टम जो राइट था वो एक तकरीबन एक स्किलफुल एक वर्क था, जिसको बड़ी ही एक स्किलफुल तरीके से तैयार किया जा सकता था। इसको हर आदमी नहीं कर सकता था, क्योंकि लिखना एक इम्पॉर्टेंट रोल था जो हर कोई नहीं लिख सकता था। द साउंड वॉज यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट वॉज नॉट अ सिंगल कंसोनेंट और वॉवल्स बट syllables. Thus the scribe had to learn hundred of signs. He had to handle a wet tablet and get it written from the dried। मैंने अभी बताया कि उसको गीला जो सूखने से पहले पहले उसको बना देना पड़ता था। सो राइटिंग वॉज ए स्किल क्राफ्ट, इट कन्वे विजुअल फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता था, हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, एक विजुअल ऐसी चीज़ को, एक साउंड को, एक आवाज़ों को, एक अपने भावों को, जिसको एक पिक्चराइज फॉर्मेशन में उसके ऊपर तैयार किया जाता है और उसको एक लैंग्वेज की तरह मान के चलते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ जो थी एक तरीके से कि ऐसा एक वे था जिसके थ्रू ये सारी टैबलेट्स तैयार की जाती थी। लिटरेसी, किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। नेचुरली था, जब इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये चीज़ें तैयार की जाती थी तो उसको हर कोई नहीं लिखता था, हर कोई लिख भी नहीं सकता था। तो उसमें जो किंग थे या उसके लेवल के जो लोग थे वो ही इस चीज़ को रीड एंड राइट कर सकते थे। देयर वर 100 ऑफ द साइंस टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कम्प्लेक्स। इस तरीके के हजारों साइनों को याद रखना, उनको लर्न रखना एक बहुत कम्प्लेक्स काम था। सो if a king could read, that was recorded in his boastful inscriptions। तो जो एक तरह से जो राजा लिख सकता था और उसको रिकॉर्ड किया जाता था और उस इंस्क्रिप्शंस को संभाल के रखा जाता था। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, और यही राइटिंग जो थी एक रिफ्लेक्शन थी मोड ऑफ स्पीकिंग का। इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। और ये एक तरीका था जिससे पूरा ट्रेड जो था एक राइटिंग के सिस्टम से ही तैयार किया जाता था, और जिसमें ये एक तरह से ये लिखावट एक तरह से बोलने के तरीके को दर्शाती थी। तो इसमें तकरीबन जो मोस्टली जो उनके जो वो होते थे मेन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे राजा के, तो वो तकरीबन अगर राजा को कोई लेटर भी लिखा जाता था तो उस तो तरीके से सुनाया जाता था कि जैसे मैं अपने लॉर्ड को इस मेरे पर्टिकुलर ये जो हमारा ये आपका जो सेवक है वो
सौंपे हुए काम को पूरा उसने कर दिया है या वो कर रहा है। इस तरीके से ये इसके बारे में सारा जो जितने भी चीज़ों को लिखा गया है, और ये मोस्टली हर ऐसी टैबलेट के ऊपर जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती थी उसके अंत में ये भी लिख दिया जाता था कि मोस्टली जो बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चों तक इनको पढ़ा के जाएं, और जो विद्वान लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, वो भी इनकी चर्चा बार बार लोगों के बीच में करें। इवन देन जो फादर है वो अपने बेटे को भी इस तरीके की चीज़ों को समझा के जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये हमेशा किसी भी चीज़ को जब एक बार मतलब लिख दिया जाता था उसके नीचे उसको ऐड कर दिया जाता था। तो यहाँ तक हमारा जो था ये एक जो है प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद बात आती है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामियन टेम्पल्स एंड किंग्स। मैंने अभी बताया कि जो अर्बनाइजेशन का मेसोपोटामिया का जो साउथ पार्ट था वो सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप हुआ था क्योंकि वो फर्टाइल लैंड थी, और उसी लोकेशन के ऊपर मैक्सिमम लिटरेसी डेवलप हुई। लिटरेसी के बाद वहाँ पर जो था स्क्रिप्टिंग को डेवलप किया गया, उसकी जो प्रैक्टिकल उसको यूटिलाइज करने के लिए कि भी ये इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया था। उसका कारण ये था कि ये जो एरिया था वो हाईली डेवलप हो रहा था एक सोसाइटी की तरह। तो टेम्पल्स और जो किंग थे वो इसी लोकेशन के ऊपर हाईली डेवलप्ड हुए। क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई नहीं आपको, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम जो तो जितने टेम्पल्स मिले हैं वहाँ पे, तो राउंड अबाउट टेम्पल्स ही बड़े बड़े शहर जो थे वो डेवलप हुए। धीरे धीरे वो मंदिरों के आसपास ही अपने जो है उन्होंने शहरों को डेवलप किया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेनली जो हम अगर बात करते हैं वैसे तो कि जो टेम्पल्स थे वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे, और टेम्पल्स के राउंड अबाउट ही सिटीज़ को डेवलप किया गया। So by the 15,000 BC, settlement began in Mesopotamia. The earliest cities emerges from some of these settlements. तो देयर वर थ्री काइंड ऑफ सिटीज, वहाँ पे तीन तरीके की सिटीज जो मानी जाती हैं। सिटीज वर डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, मैंने जो अभी बताया कि जो शहर बसे थे और डेवलप हुए तकरीबन मंदिरों के आसपास। सिटीज नंबर टू, सिटीज दैट डेवलप्ड एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड। दूसरा वो जो शहर जो डेवलप हुए जो एक्चुअली ट्रेड सेंटर्स बने, और उन्होंने उस जो व्यापारिक केंद्र जो बने थे, जो बिजनेस सेंटर्स थे, उन्हीं बिजनेस सेंटर की वजह से वो सिटीज़ डेवलप हुई। और तीसरी थी जो इंपीरियल सिटीज़ थी। वो इंपीरियल सिटीज़ जो थी वो हम मान के चलते हैं इसमें जो सबसे बड़ा बात था कि जो मेन रॉयल सिटीज़ थी जिसमें एक्चुअल में अंदर जो राजा वगैरह थे, जो मेनली जो बड़े लोग थे, वो उन्होंने उस एरियाज़ को डेवलप किया। तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ मान के चलते हैं कि जो सिटीज़ थी वो जो थी राउंड अबाउट जो थी वो मंदिरों की थी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, हुआ क्या था कि सबसे पहले तो टेम्पल्स ही डेवलप हुए। तो टेम्पल्स के अराउंड अबाउट ही सारे जो शहर थे वो डेवलप हुए, लोगों के घर सेटल हुए। तो यहाँ पे हम दो मेनली चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो मेरा पहला है वो सिटीज़ दैट डेवलप अराउंड द टेम्पल्स एंड सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज ए सेंटर ऑफ द ट्रेड्स। So construction of the maintenance of the temples in Mesopotamia, the earliest known temples were not at shrine made of अनबेक्ड ब्रिक्स। तो शुरुआत में जो मंदिर बनाए गए थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स थी। अनबेक्ड ब्रिक्स होती हैं जो भाप भट्टे में पका के हम जिस ईंट को बनाते हैं वो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में या हड़प्पा में हम मिली हैं। वो तकरीबन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ये खासियत है कि भट्टे से पकाई हुई ईंटों के द्वारा ही वो डेवलप किया गया, वो अर्बनाइज सिटी थी। लेकिन यहाँ पे जो था जो शुरुआत में मंदिरों की जो शुरुआत की गई वो अनबेक्ड ब्रिक्स थी, गारे की चनाई के साथ किया गया। टेम्पल्स वर द residence of the various gods, moon god of the Ur and for the Inanna and goddess of the love and war। तो उसमें जो था एक जो थी युद्ध की और प्यार की देवी थी, उस इनाना कहा जाता है। उर जो थी वो था जो उसमें एक चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके के उनके जो मेन गॉड थे जिनकी वो पूजा की जाती थी उन्हीं मंदिरों में। टेम्पल्स बिकम ओवर लार्ज विद द सेवरल रूम्स अराउंड द ओपन कोर्टयार्ड। उसमें आसे पासे बहुत मंदिर के कमरे होते थे और बीच में खुला गलियारा होता था, एक वरांडा होता था जिसमें वो टेम्पल्स को डेवलप किया गया।